मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एसिड बेस बैलेंस शुरू किया तो उसमें हमने बफ़र का पढ़ा था और हमारे पास तीन किस्म के बफ़र थे, बाइकार्बोनेट बफ़र, फास्फेट बफ़र और प्रोटीन बफ़र। हमने पिछली वीडियो में बाइकार्बोनेट बफ़र का पढ़ लिया था जो एक्स्ट्रा सेलुलर बफ़र है। आज हम पढ़ेंगे फास्फेट बफ़र के बारे में। फास्फेट बफ़र याद रखिए कि इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपके पास है डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, ये इसका जो है बेसिक कंपोनेंट है, और दूसरा आपके इसको साल्ट भी कहते हैं। और दूसरा आपके पास है सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, ये इसका एसिडिक कंपोनेंट है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि बफर में एक वीक एसिड होता है, एक इसका साल्ट है। तो ये वीक एसिड है सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट और ये इसका साल्ट है डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। बाइकार्बोनेट बफर जो होता है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर बफर था। ये आपके पास ब्लड में है, लेकिन ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन कम होती है और इसकी कंसंट्रेशन जो है ना, ये सेल के अंदर ज़्यादा है। किस सेल के अंदर ज़्यादा है? रीनल ट्यूबुलर सेल, किडनी के जो सेल है रीनल ट्यूबुलर सेल, उसमें इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट इंट्रासेलुलर बफर। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट ब्लड बफर बिकॉज इन ब्लड प्लाज्मा इट हैज़ लो कंसंट्रेशन। और इसकी कंसंट्रेशन जो है ना बाइकार्बोनेट की बनिस्बत 8% है। यानी बाइकार्बोनेट बफर जो है ना, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ब्लड प्लाज्मा में उसकी मिकदार ज़्यादा है। उसके मुकाबले में इसकी मिकदार ब्लड प्लाज्मा में सिर्फ 8% है। तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा सेलुलर तो सही नहीं है, लेकिन इंट्रा सेलुलर ये अच्छा है। और इंट्रा सेलुलर में कहाँ पर पाया जाता है? किडनी के अंदर। किडनी में जो रीनल ट्यूबुलर सेल्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि रीनल ट्यूबुलर सेल, इसको आप ज़रा देखें। ये हमारे पास एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन है आपके पास। इसको बोम्बेन कैप्सूल कहते हैं, इसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो ये आपके पास है रीनल ट्यूबुलर, इसमें जो सेल, इधर सेल है, इसको कहते हैं रीनल ट्यूबुलर सेल्स। तो यहाँ पर जो है ना फास्फेट बफर पाया जाता है, यहाँ पर इसकी मिकदार ज़्यादा है। तो रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड में ये अच्छा काम करता है। इसकी दो वजूहात है। एक तो जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ये गुड का एसिड बेस बैलेंस में रोल अदा करता है। दूसरा, यहाँ इसका जो पी के है वो 6.8 है। फास्फेट बफर का पी के 6.8 है, तो इसका जो pH 7.4 से लेस है। तो हम कहते हैं कि the pH of tubular fluid is lower than the extracellular fluid. As phosphate buffer has pK 6.8, it is close to the pH of renal fluid. तो pK फास्फेट बफर का 6.8 है और यहाँ पर जो रीनल फ्लूइड है उसका pH 7.4 से कम है। तो ऐसा लगता है कि 6.8 और 7.4 के करीब करीब ये इधर अमल हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि फास्फेट बफर रीनल ट्यूबुलर सेल में अच्छा काम करता है, क्योंकि उसका पीके वैल्यू पीएच के बहुत करीब है। अभी हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा में जो है ना, प्लाज्मा का पीएच तो 7.4 है, वहाँ पर उसकी रेशो इस बफर की 4:1 है, क्योंकि हमने पढ़ा था फास्फेट बाइकार्बोनेट का 21 था। अभी हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं कि फास्फेट बफर कैसे काम करता है। तो आपने पढ़ा है कि बफर जो है ना, उसका काम यह है कि वो पीएच में चेंज को ना लाने दें। चेंज आएगा लेकिन इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ये आप याद रखें कि बफर इस तरह नहीं है कि वो बिल्कुल चेंज नहीं लाता, वो पीएच में रेजिस्टेंस पेश करता है। पीएच में रेजिस्टेंट हो जाए तो मिसाल के तौर पर अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl सपोज मीडियम में डाल दें, उस मीडियम में पहले से बफर मौजूद हो, फास्फेट बफर, बफर में तो उसका बेसिक कंपोनेंट भी है, एसिडिक कंपोनेंट भी है। तो एसिड डालने से वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो हाइड्रोजन आयन जो है ना इसके बेसिक कंपोनेंट के साथ जो है ना रिएक्शन करेगा और इससे डाइहाइड्रोजन फास्फेट वीक एसिड बन जाएगा। देखिए बफर ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड को उसने कन्वर्ट किया वीक एसिड में, और फिर वीक एसिड जो है ना स्लोली आयोनाइज होगा।
जब स्लोली आयोनाइज होगा तो पीएच पर ज़्यादा असर ना पड़ेगा। इस तरह अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डाल दें तो ये बेस जो है ना बफर के एसिडिक कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करेगा, वो वाटर बनाएगा। तो देखिए जो बेस था स्ट्रॉन्ग बेस वो हमने कन्वर्ट किया न्यूट्रल वाटर में, तो बेस का असर जो है ना वो कम से कम रह गया। तो इसी तरह ये एक्शन करता है ये बफर हमारे बॉडी में। तीसरा जो हमारे साथ बफर में है वो है प्रोटीन बफर। प्रोटीन जो है ना दो तरह से वो बफर में अपना किरदार अदा करेगा। एक आपके पास है प्लाज्मा प्रोटीन बफर। प्लाज्मा प्रोटीन में जो है ना वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक इसका एसिडिक फॉर्म है, एक इसका इसको हम साल्ट फॉर्म कहते हैं। तो प्रोटीन जो है ना इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं बहुत से, COH जो एसिडिक है, और इसके साथ साथ इसमें बेसिक ग्रुप भी होते हैं NH2 अमाइनो ग्रुप। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो इसमें अमाइनो ग्रुप जो है ना वो हाइड्रोजन आयन देगा और NH3 बनाएगा। देखिए ज़रा ये आपके पास एक प्रोटीन है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है जनरल प्रोटीन। मैंने तो सिर्फ इसमें दो, एक कार्बोक्सिल बनाया है, एक अमाइनो ग्रुप बनाया है। इसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रोटीन जो है ना ये अमाइनो एसिड से बने हैं, और अमाइनो एसिड में एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एक से ज़्यादा होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप एक से ज़्यादा होते हैं। और हर प्रोटीन के एक टर्मिनल पर अमाइनो ग्रुप होगा, दूसरे टर्मिनल पर जो है ना कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो सपोज ये एक प्रोटीन है, अगर इस प्रोटीन जो है ना इसका मीडियम एसिडिक हो जाए, मतलब इस यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की तादाद कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो ये हाइड्रोजन आयन जो है ना ये अमाइनो ग्रुप जो है ना वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो अमाइनो ग्रुप जो है ना NH3 फॉर्म में चला जाएगा और प्रोटीन पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मीडियम बेसिक है तो फिर जो है ना ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ना ये डिसोसिएट होगा और OH आयन जो है ना इस H लेगा और कार्बोक्सिलेट फॉर्म में चला जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। तो ये भी याद रखिए कि प्रोटीन लो पीएच में पॉजिटिव चार्ज होगा, हाई पीएच में ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो प्रोटीन में जो है ना हमारे साथ अमाइनो एसिड होते हैं, उसमें एक अमाइनो एसिड है हिस्टिडीन अमाइनो एसिड। हिस्टिडीन जो है ना हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड है, इसका जो ये रिंग है इस रिंग को कहते हैं इमिडाजोल रिंग। देखिए जरा NHN डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास ये रिंग जो है इमिडाजोल रिंग की, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हिस्टिडीन का है। तो इस पर जो ये NH है और ये N, तो ये आपके पास ये N जो है इसके पास लोन पेयर है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है ना मीडियम से वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। तो इसकी जो pKa वैल्यू है वो 6.9 7.4 तक बिल्कुल नज़दीक है। तो यही वजह है कि प्रोटीन जो है ना इस प्रोटीन में हिस्टिडीन अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो इसकी बफरिंग कैपेसिटी औरों से ज़्यादा अच्छी होती है बिकॉज ऑफ दिस इमिडाजोल रिंग की वजह से। उस इमिडाजोल रिंग में नाइट्रोजन है। प्रोटीन बफर में हमने पढ़ा कि दो किस्म के बफर थे, एक है आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन जो सिर्फ 2% जो है ना वो बफरिंग करता है। जो प्रोटीन का जो मेजर बफर है वो है हेमोग्लोबिन है। आपको पता है हेमोग्लोबिन जो है ना ये एक पिगमेंट है और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल के अंदर, और हेमोग्लोबिन में मॉलिक्यूल में 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो मेजर जो बफरिंग है वो ब्लड का वो आपके पास हेमोग्लोबिन है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि हेमोग्लोबिन क्यों इतना अच्छा बफरिंग करता है, तो इसकी वजह है इसमें मौजूद हिस्टिडीन अमाइनो एसिड। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 38 हिस्टिडीन अमाइनो एसिड्स होते हैं। आपको मैंने अभी बताया है कि हिस्टिडीन जो है ना इसमें इमिडाजोल रिंग होता है, और इमिडाजोल रिंग जो है ना ये बफरिंग करता है। इसकी pK वैल्यू 7.3 है जो 7.4 के बहुत नज़दीक है। तो इस वजह से ये एक तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है रेड ब्लड सेल में, दूसरा इसका pK वैल्यू नज़दीक 7.4 के, तो इसकी बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हुआ। और ये जो बफरिंग करता है ये कार्बनिक एसिड
और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से निकालता है। सही। अभी अभी हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन कैसे बफर के तौर पर काम करेगा। देखिए हीमोग्लोबिन दो फॉर्म में होता है, एक इसका ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन शामिल हो, तो दूसरा इसका डी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है जब इससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। तो लंग्स में चूँकि ऑक्सीजनेशन होती है, तो ये याद रखिए कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ शामिल होगा तो हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन लॉस करेगा। तो इससे पता चला कि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में। तो जब भी ऑक्सीजन लंग्स में हीमोग्लोबिन के साथ शामिल होगा तो हीमोग्लोबिन इसके बदले उसको हाइड्रोजन आयन देगा। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है ना फिर बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड फिर टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा वाटर, और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और जब लंग में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो इससे फिर वेंटिलेशन हो जाएगी। वेंटिलेशन में लंग से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हवा में निकल आएगा। ये इसलिए होता है कि जो नॉर्मल रेशो है बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड वो 20:1 रह जाए। देखा आपने देख लिया कि एरिथ्रोसाइट जो है ना रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। इस तरह ये ब्लड प्लाज्मा है, ये आपके पास लंग्स है। डायग्रामेटिक हम आपको बताएंगे। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस हम लंग्स में पहले ले जाएंगे, और लंग्स में जब ऑक्सीजन ले जाएंगे तो लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में आएगा। ब्लड में ये ऑक्सीजन ब्लड के प्लाज्मा में आ जाएगा, और फिर प्लाज्मा में से ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल में चला जाएगा। देखिए हमने सांस लिया, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड में गया, ब्लड के प्लाज्मा में, और फिर ब्लड के प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल के अंदर। तो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन मौजूद है, तो वो हीमोग्लोबिन जो है ना इस ऑक्सीजन को ले लेता है। लेकिन आपको मैंने पहले बता दिया कि जब ये ऑक्सीजन को लेगा इसको ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये जब ऑक्सीजन लेगा तो हाइड्रोजन आयन लॉस करेगा, बिकॉज इट इज मोर एसिडिक। जब हाइड्रोजन लॉस करेगा तो ये हाइड्रोजन आयन जो है ना फिर मिलेगा बाइकार्बोनेट से। ये सारा रेड ब्लड सेल के अंदर हो रहा है। रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिला, हीमोग्लोबिन ने हाइड्रोजन आयन लॉस किया, वो हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा। इस अमल के लिए कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की जरूरत होती है। जब ये अमल होगा कार्बनिक एसिड बनेगा, तो फिर चूंकि ये रिवर्सिबल होता है तो कार्बनिक एसिड फिर डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, और ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना फिर प्लाज्मा में आ जाएंगे, और प्लाज्मा से फिर लंग्स में, और लंग्स से फिर जो है ना बाहर चले जाएंगे। अब जब ये ब्लड में, अभी आपको याद रखना है कि ब्लड में अभी रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन ले लिया है, ऑक्सीजनेट हीमोग्लोबिन बन गया है। ये ब्लड जा रहा है, जिस्म के अंदर जा रहा है। जब ये ब्लड लंग से टिश्यू में पहुंचता है, देखिए यहाँ पर लंग्स मैंने लिखा है, यहाँ पर टिश्यू लिखा है। तो जब ये ब्लड टिश्यू में पहुंच जाता है तो टिश्यू में जो है ना ऑक्सीजन की मिकदार, उसकी जो प्रेशर है ना वो कम होगा, क्योंकि लंग में ऑक्सीजन प्रेशर ज़्यादा है और टिश्यू में ऑक्सीजन प्रेशर कम है। तो ऑक्सीजन प्रेशर कम होने की वजह से जो ब्लड है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल है, और रेड ब्लड सेल के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, तो वो वहाँ पर टिश्यू के अंदर जो है ना वो ऑक्सीजन लॉस कर देगा। और जब ऑक्सीजन लॉस करेगा तो ऑक्सीजन ब्लड से, रेड ब्लड सेल से निकल के प्लाज्मा में आएगा, प्लाज्मा से ये टिश्यू में चला जाएगा। जब वहाँ पर ये ऑक्सीजन पहुँचेगा तो दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, ये इस्तेमाल होगा मेटाबॉलिज्म में। जब ये मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होगा तो वहाँ मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी टिश्यू के अंदर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना टिश्यू से निकल के प्लाज्मा में आएगी, प्लाज्मा से फिर ये निकल के एरिथ्रोसाइट में आएगी। एरिथ्रोसाइट में ये वाटर के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम से कार्बोनिक एसिड बनाएगा। फिर हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन वो हेमोग्लोबिन ले लेगा जिसने ऑक्सीजन छोड़ा हुआ है। देखिए सारा प्रोसेस रिवर्स हो रहा है। लंग्स के अंदर हेमोग्लोबिन H आयन लॉस कर रहा है, टिश्यू के अंदर जो रेड ब्लड सेल था, ब्लड था,
वो हेमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन गेन कर रहा है, तो ये जो बाइकार्बोनेट बन गया तो ये फिर प्लाज्मा में निकल आएगा। अभी आपके जहन में सवाल आएगा कि बाइकार्बोनेट पर नेगेटिव चार्ज है, जब ये प्लाज्मा में निकलता है तो प्लाज्मा से चार्ज को बैलेंस करने के लिए कुछ आना चाहिए, तो क्लोराइड आयन प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल के अंदर आएगा, इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्टर। इधर अगर आप देखें तो इधर मैंने नीचे लिखा है कि बाइकार्बोनेट जो है ना, बाइकार्बोनेट प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल के अंदर जा रहा है और क्लोराइड आयन रेड ब्लड सेल से प्लाज्मा में आ रहा है, इसको भी क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। दोनों अपोजिट होते हैं। लंग्स में बाइकार्बोनेट आरबीसी के अंदर जा रहा है, टिश्यू में बाइकार्बोनेट रेड ब्लड सेल से प्लाज्मा में आ रहा है। तो इसी तरह देखिए, आपने देख लिया कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन किस तरह ऑक्सीजन लंग से प्लाज्मा के जरिए रेड ब्लड सेल में आ गया, हेमोग्लोबिन ने इसको कैच किया और फिर हाइड्रोजन आयन लॉस किया, और ये ऑक्सीजन होते होते देखिए जब ये ब्लड टिश्यू में पहुंचा तो इसने ऑक्सीजन लॉस किया, वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ टिश्यू में, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हमने लंग्स में छोड़ दिया। सही है, देखिए इधर ऑक्सीजन इधर आ रहा है, इस तरह इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर बन रहा है तो इधर रिलीज हो रहा है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये हेमोग्लोबिन करता है।